फ्रेंड्स नमस्कार। अच्छा, आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं आरआरबी के एरियर पेमेंट से बारे में। आरआरबी 43 आरआरबी जो हमारे एग्जिस्टिंग आरआरबी काम कर रहे हैं, उसमें अभी लगभग 7 ग्रामीण बैंकों ने अपने स्टाफ को एरियर का पेमेंट कर दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं, और एक ग्रामीण बैंक ऐसा है जो 25 मई को पेमेंट करेगा। यानी कि 8 ग्रामीण बैंक टोटल, आप कह सकते हैं कि लगभग 20%, यानी 80% ग्रामीण बैंक ने अभी भी अपने स्टाफ को एरियर भुगतान नहीं किया है। जबकि एलआईसी में एग्रीमेंट होने के बाद भी उनके स्टाफ को नई सैलरी मिलनी शुरू हो गई और साथ में उनके एरियर का भुगतान भी शुरू हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, जो आरआरबी ने, ग्रामीण बैंक आरआरबी ने पेमेंट कर दिया है, उसका नाम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक एंड तेलंगाना ग्रामीण बैंक। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का एक्सपेक्ट किया जाता है कि 25 मई को अपने स्टाफ को एरियर पे कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहना उचित होगा कि जब ग्रामीण बैंकों ने अपने स्टाफ के नए सैलरी के अगेंस्ट प्रोविजन करके रखा है, फिर और जब डीएफएस ने इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दिया है, तब इतना डिले करने का कोई औचित्य नहीं होता है। इन्हें बोर्ड से शीघ्र अप्रूव करके इनका भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आईबा ने अभी तक जो स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में क्लेरिफिकेशन बैंकों को नहीं दिया है। इस बारे में एआईबीए ने चेयरमैन, आईबा के चेयरमैन को एक पत्र लिखकर, जो 17/5 को लिख के कहा है, एक लेटर लिखा, ये क्लेरिफिकेशन ऑन बेनिफिट्स ऑफ द रिशेड्यूलिंग ऑफ स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट आफ्टर 11th बाइपार्टाइट। उनका कहना है कि इस बारे में सारे क्लियर कट गाइडलाइंस होने के बारे में, एग्रीमेंट के लैंग्वेज में क्लियर होने के बावजूद भी बैंकों द्वारा स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का ठीक से पेमेंट या नहीं किया जा रहा है, और अभी तक बहुत बैंकों ने इसका भुगतान नहीं किया है। कुछों ने आईबा से क्लेरिफिकेशन भी मांगा है, लेकिन आईबा द्वारा इस संबंध में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। एआईबीए का कहना है कि इस तरह से जो एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन को बैंकों द्वारा कंप्लाई ना करने से अनरेस्ट पैदा होता है, और उन्होंने आईबा से इंटरफियर करने के लिए कहा है कि अगर बैंक इस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो आईबीए शीघ्र से शीघ्र इसमें क्लेरिफाई करे, ताकि सर्विंग एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय दोनों को जो बेनिफिट मिलना है, चाहे वो 10th बाइपार्टाइट से लिंक हो, चाहे 11th बाइपार्टाइट से लिंक हो, उन्हें स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार फिर से धीमी कर दी है। इसका असर लोन की ईएमआई भुगतान पर हुआ है। कारोबारियों के कारोबार बंद होने और नौकरी पेशा वर्ग की नौकरी जाने से अप्रैल में ऑटो डेबिट भुगतान में बाउंस के मामले बढ़ गए हैं। यानी लोन की ईएमआई जो हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के साथ देते हैं, उनका फेल्योर होना, यानी ट्रांजैक्शन फेल्योर हो जा रहा है। और ट्रांजैक्शन फेल्योर होने का मुख्य कारण है कि आपके खाते में पैसा ना होना, क्योंकि इस महामारी की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, उसके बाद से लोगों के इनकम में कमी आई है, और वो इस कमी की वजह से ईएमआई फेल हो जा रहा है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के एक आंकड़े के हिसाब से अप्रैल में 34.05% ऑटो डेबिट लेन देन असफल रहे, जबकि मार्च में 32.76% ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल्योर हुए थे। यह फरवरी 2020 के बाद निचला स्तर था। यानी स्थिति में सुधार हो रहा था, लेकिन संकट फिर गहरा गया। इसके हिसाब से टोटल अप्रैल में 8.54 करोड़ ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन का प्रयास किया गया, और इनमें से 5.63 करोड़ ट्रांजैक्शन सफल हुए और 2.90 करोड़ ट्रांजैक्शन फेल्योर हो गए। कुल ऑटो डेबिट में से असफल ऑटो डेबिट की हिस्सेदारी दिसंबर से घट रही है। फ्रेंड्स, इस सबों को देखते हुए आरबीआई ने मोरेटोरियम की स्कीम लाई, यानी कि जो लोग समय से अपना ईएमआई भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोरेटोरियम की स्कीम फिर से लागू की जा रही है।
रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 6 मई को रिस्ट्रक्चरिंग 2 का प्लान की डिक्लेयर अनाउंसमेंट किया था। 2 इसलिए क्योंकि पिछले साल आरबीआई और सरकार ने 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया था और उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग 1 प्लान डिक्लेयर हुआ था। इसके बैंकों को लोन पीरियड 2 साल बढ़ाने की अनुमति थी। रिस्ट्रक्चर प्लान 2 पुरानी ही योजना का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी योजना में 25 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत कर्जदार, छोटे कारोबार और एसएमई को राहत दी गई है। एक ही शर्त है कि 31 मार्च 2021 को लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि एनपीए नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस प्लान के तहत कर्जदार को अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वे 2 साल तक मोरेटोरियम को ले सकेंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तय की गई है। अगर आप अपने होम लोन को या अपने किसी भी लोन को मोरेटोरियम के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो आप बैंक को एप्लीकेशन देंगे और बैंक अपने शर्तों के हिसाब से इस सुविधा को आपको लाभ देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप अपनी ईएमआई को समय से भुगतान कर सकते हैं तो अवश्य करिए, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं दे सकते हैं तो इस सुविधा का लाभ उठाइए। आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ लोन मोरेटोरियम में आपको ब्याज का अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 20 साल के लिए कोई लोन लिए हैं और ईएमआई आपकी 15,448 रुपये 148 रुपये हो रही है, तो 22 साल के बाद, यानी 2 साल लोन मोरेटोरियम के बाद, ये ईएमआई 14,501 रुपये हो जाएगी। कुल ब्याज राशि आपको 16,35,492 रुपये देने पड़ेंगे आपको अगर 20 साल की ईएमआई है। लेकिन अगर ये 22 साल की हो जाती है तो आपको 18,28,315 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आपको 1,92,822 रुपये का नुकसान होगा। इसी तरह आप 40 लाख रुपए पर अगर ईएमआई का मोरेटोरियम लेते हैं तो आपको 3,85,000 एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप 60 लाख रुपए की बकाई राशि पर मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको 5,78,467 रुपये का नुकसान होगा। फ्रेंड्स, इनके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन जब होने वाला है, उसका मुख्य कारण क्या है कि बैंकों में बैड डेब्ट्स बढ़ना, यानी एनपीए बढ़ना, और इस कारण से ही गवर्नमेंट हम प्राइवेट सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइजेशन की सोच रही है। लेकिन और रिकवरी के लिए जब 1983 में डीआरटी का गठन किया गया था, और ये डीआरटी जब 2018 में, जहाँ पे डीआरटी में हम 10 लाख का केसेस भेजते थे, यानी आउटस्टैंडिंग लिमिट, अब वो 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन और डीआरटी का एक ये नियम था कि 6 महीने के अंदर केसेस डिस्पोजल होंगे, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कमी होने की वजह से, यानी कि रिकवरी अफसर और सब स्टार की कमी होने की वजह से ये केसेस सालों साल पेंडिंग हो जा रहे हैं, और इससे हमारे रिकवरी के काम में फ़र्क आ रहा है। आपको पता होगा कि इस समय 39 डीआरटी काम कर रहे हैं और 5 डीआरएटी काम कर रहे हैं, और इनके वजह से अनुमानतः लगभग 10,000 केसेस इस समय पेंडिंग हैं और 40,000 करोड़ का अमाउंट इसमें फंसा है। सरकार इन सबों को देखते हुए उनको हायरिंग की प्रोसेस शुरू जल्दी से जल्दी इन जो जगहों वैकेंसी है उनको भरने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि रिकवरी में इफेक्टिव रिकवरी हो सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी रिकवरी अफसर और सब स्टार की कमी की वजह से डीआरटी का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, और सुचारू रूप से नहीं चलने की वजह से यहाँ रिकवरी हैम्पर हो रहा है, और रिकवरी हैम्पर होने से एनपीए बढ़ रहा है और बैंकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब एनसीएलटी काम कर रही है, फिर बैड बैंक आने वाला है, लेकिन जब तक इफेक्टिव वर्क नहीं होता है तब तक रिकवरी के काम ऐसी तरह पेंडिंग चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का अपडेट है। नए अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।